हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। हम हमारा चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे। इस चैप्टर के 3 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 4th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने एवरेज स्पीड के 2 इंपॉर्टेंट केसेस पढ़े थे। उसके बाद एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी आएगी कि कब मुझसे सवाल में एवरेज स्पीड पूछा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछा है, एवरेज वेलोसिटी पूछा है या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा है। लेकिन उससे पहले हम कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल सवाल को सॉल्व करेंगे जो कि होते तो बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये आपको हेल्प करते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में। धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट इसी तरीके से बिल्ड होंगे। ओके, तो आज हम सबसे पहले स्टार्टिंग में 9 ऐसे सवाल सॉल्व करेंगे जो कि कॉन्सेप्चुअल होंगे, छोटे छोटे होंगे लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस बहुत मोटी मोटी होगी। तो सबसे पहले उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा खूबसूरत सा लेक्चर विद आवर छोटे छोटे मगर मोटे मोटे सवाल। चलिए सबसे पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड। क्या ये हमेशा ट्रू होता है या समटाइम्स ट्रू होता है या फिर ऑलवेज फॉल्स होता है? ऐसा मैं कब बोल सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड? बेसिक्स ऑफ फंडा, मुझे ये बात पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये होता है सिर्फ तब जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है विदाउट टर्निंग बैक। अगर कोई बॉडी इस तरीके से ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में, इस केस में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। और इसी को मैं अगर टाइम से डिवाइड कर दूंगा दोनों तरफ, तो इस केस में क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड। लेकिन ये सिर्फ तब ट्रू है जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विदाउट टर्निंग बैक। अगर बॉडी इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, जस्ट अ सेकेंड, अगर बॉडी इस तरीके से ट्रेवल कर रही है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है लेकिन टर्न होके वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाती है, तो इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल नॉट बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग होगा, डिस्टेंस ट्रेवल कुछ अलग होगा। तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड दोनों भी अलग अलग होंगे। तो ये ऑलवेज ट्रू तो नहीं होगा, समटाइम्स ट्रू हो सकता है। और ये समटाइम्स वाला केस कौन सा है? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे विदाउट टर्निंग बैक। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उसी इंस्टेंट पे स्पीड के बराबर होता है। ये बात तो हमने जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे थे तभी देखी थी कि किसी भी इंस्टेंट पे, फॉर एग्जांपल मैं ए से लेके बी तक जा रहा हूं और मेरा पाथ कुछ इस तरीके से है। अगर मैं इस इंस्टेंट पे बात करूं जब पार्टिकल यहां पे है, तो इस इंस्टेंट पे लेट्स से द बॉडी इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी 60 किलोमीटर पर आवर होगी और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी 60 किलोमीटर पर आवर होगी। तो एट एनी पॉइंट throughout its journey magnitude of instantaneous velocity will be equals to instantaneous speed। तो ये होगा always true। आई बात समझ में? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? If a body is moving with constant speed, then average speed is equals to constant, average speed is equals to that constant speed। क्या बोला है कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक बॉडी है, लेट्स से ये कोई एक बॉडी है ए, ये मूव कर रही है लेट्स से 100 मीटर पर सेकंड से। तो अगर ये इस कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है और इस पाथ से लेके यहां पे गई बी पे,
बेसिकली ये बॉडी एक्स से लेके वाई तक पहुंची, तो इस जर्नी में थ्रू आउट इट्स जर्नी ए की जो स्पीड है वो 100 मीटर पर सेकंड है, तो क्या एवरेज स्पीड भी 100 मीटर पर सेकंड ही होगी? तो ये बात हमने एक सवाल भी सॉल्व किया था, जब कोई बंदा अपने घर से मार्केट जाता है, उस सवाल में जो पहला पार्ट था उसमें क्या एवरेज स्पीड भी जो उसकी स्पीड थी उसी के बराबर आ रही थी? तो basically if a body is moving with constant speed, this constant speed let's say 100 meter per second, then average speed is equals to that constant speed. It is a true statement. बात समझ आई? चलिए अगला सवाल देखते हैं. If a body is moving with constant speed, then magnitude of average velocity is equals to that constant speed. इस सवाल के बारे में सोचिए और जवाब दीजिए कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. सोचिए, अच्छे से सोचिए, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है. बेसिकली अगर आप गौर से देखोगे तो ये स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विदाउट टर्निंग तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बॉडी कर्व में मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल कोई एक बॉडी है जो सर्कुलर मोशन कर रही है, लेट्स से ये मूव कर रही है 100 मीटर पर सेकंड से. 100 मीटर पर सेकंड से ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है कुछ इस तरीके से. लेट्स से बॉडी यहां से स्टार्ट हुई और सर्कुलर मोशन करके वापस यहां पे आ गई. वापस यहां पे आ गई तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0. और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी विल बी 0? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी तो 0 आया, लेकिन एवरेज स्पीड, बेसिकली स्पीड क्या थी? 100 मीटर पर सेकंड, और स्पीड 100 मीटर पर सेकंड थी. क्या वो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के बराबर आई? नहीं आई. तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स. ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ तब ट्रू है जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विदाउट टर्निंग बैक. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला स्टेटमेंट क्या है? इफ अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड देन वेलोसिटी मे बी कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट, या फिर इट इज नेवर कांस्टेंट. क्या लगता है? इसमें एक ऑप्शन और डाल सकते हैं, नेवर कांस्टेंट. सवाल क्या बोला है कि कोई एक बॉडी है जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी हमेशा, कभी कभी, या फिर कभी नहीं. ये आपसे हिंदी में मैंने आपको बताया कि आपसे ये सवाल पूछा है. तो बेसिक सा फंडा जो मुझे पता है, वेलोसिटी के बारे में सवाल है. तो वेलोसिटी जो होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. तो वेलोसिटी को कांस्टेंट रहने के लिए इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहना चाहिए और डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहना चाहिए. यहां पे क्या बोला है कि बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, तो मैं ये बात तो बोल सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो स्पीड कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन यहां पे डायरेक्शन की कोई बात नहीं बोल रखी है. तो कोई बात नहीं बोल रखी है तो ये सर्कुलर मोशन भी कर सकता है, स्ट्रेट लाइन मोशन भी कर सकता है. तो ये ऑलवेज कांस्टेंट, ये तो गलत हो जाएगा. मे बी कांस्टेंट हो सकता है. ये कब होगा? जब इसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मूव कर रही होगी. आई बात समझ में? ये बहुत छोटे छोटे सवाल है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे ना ये सवाल कि आगे जाके आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्या बोला है? इफ अ बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी देन स्पीड में बी. क्या बोला है कि कोई एक बॉडी है जो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है,
तो स्पीड के लिए क्या स्टेटमेंट ट्रू है? मे बी कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट, या फिर थर्ड स्टेटमेंट आप बोल सकते हो नेवर कांस्टेंट। तो इसके लिए भी वही बात है कि जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अब क्या बोला है कि द बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी बोला है, इसका मतलब कि वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है। चेंज तो वो दो तरीके से हो सकता है, या तो मैग्नीट्यूड को चेंज कर दो, या डायरेक्शन को चेंज कर दो, या दोनों को चेंज कर दो। मैग्नीट्यूड को चेंज किया तो स्पीड चेंज होगी, लेकिन डायरेक्शन को चेंज किया तो स्पीड कांस्टेंट भी रह सकती है और चेंज भी हो सकती है। तो स्पीड मे बी कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट, नेवर कांस्टेंट। सो द आंसर विल बी मे बी कांस्टेंट। कि वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका मैग्नीट्यूड ही चेंज हो रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज होगा तब भी वो वेक्टर चेंज हो जाएगा। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहे। तो माइट जहां पे आ जाता है, जहां पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, वहां पे आंसर आएगा मे बी कांस्टेंट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? If a body is moving with variable speed, then velocity may be constant या फिर always constant। ये भी एक अच्छा सवाल है। क्वेश्चंस की डिटेलिंग पता चल रही है आपको कि कितने डिटेल में क्वेश्चंस है, और आपकी क्लैरिटी कितनी स्ट्रांग होगी अगर आपको ये सवाल आते हैं। चलिए क्या बोला है? इफ अ बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड देन वेलोसिटी मे बी कांस्टेंट या फिर ऑलवेज कांस्टेंट। वेलोसिटी मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड जो होता है इसी को हम स्पीड बोलते हैं। मैग्नीट्यूड जो होता है इसी को हम स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड वेरिएबल है, तो जब एक क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड वेरिएबल है तो क्या ये क्वांटिटी भी वेरिएबल होगी? बिल्कुल होगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑलवेज मे बी कांस्टेंट। कांस्टेंट वेरिएबल देन वेलोसिटी मे बी कांस्टेंट। नहीं, इसमें एक ऑप्शन और आएगा, और जो तीसरा ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑलवेज वेरिएबल। ऑलवेज वेरिएबल। सो इट विल बी ऑलवेज वेरिएबल। क्यों? क्योंकि जब स्पीड ही चेंज हो रही है, स्पीड ही वेरिएबल है, तो जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल है। तो अगर ये वेरिएबल है तो ये तो वेरिएबल होना ही होना है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज ऑलवेज वेरिएबल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज -10 मीटर then it means that the body is moving in negative direction। क्या बोला है सवाल में कि किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट -10 मीटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। ट्रू है या फॉल्स है? सोच के बताओ। ट्रू है या फॉल्स है? सोच के बताओ। सोचो सोचो सोचो। देखो देखो क्या वो शेर है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बताओ बताओ क्या बोला है? किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट -10 मीटर है, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। एक्चुअल में ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अरे कहां गए? ये रहे, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ऐसा क्यों? समझने का ट्राई करिए। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास है नंबर लाइन, ये ओरिजिन, ये 1 2 3, इसी तरीके से 1 -1 -2 -3, ऐसे ऐसे करके यहां पे कहीं पे -10 आएगा। किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट -10 है, इसका मतलब कि फॉर एग्जाम्पल ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, तो इनिशियल पोजीशन से ये नेगेटिव डायरेक्शन यहां पे है। फाइनल पोजीशन बॉडी की ये है। अब
फाइनल पोजीशन बॉडी की ये है, इनिशियल पोजीशन ये थी, इससे डिस्प्लेसमेंट हुआ -10। इनिशियल पोजीशन 1 होती तो ये आता -9 पे, इनिशियल पोजीशन 2 होती तो ये आता -8 पे। इस तरीके से इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो फाइनल पोजीशन बॉडी की ये है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट -10 मीटर है तो मुझे ये चीज बताती है कि वो इनिशियल पोजीशन से -10 मीटर पे खड़ा हुआ है। वो कहां चल रहा है ये बात आपको डिस्प्लेसमेंट कभी भी नहीं बताएगा। ये बात आपको कौन बताएगी? ये आपको बताएगी वेलोसिटी। तो उसी को लेके अगला सवाल है। अगला सवाल क्या है कि if velocity of a body is -10 meter per second, it means that the body is moving in negative direction। बिल्कुल, तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी आपको ये बात नहीं बताएगा कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वो आपको सिर्फ ये बात बताएगा कि इनिशियल पॉइंट से वो अभी इस पॉइंट पे है। फाइनल पोजीशन आपको बताएगा कि जैसे डिस्प्लेसमेंट -10 मीटर है तो इनिशियल पोजीशन से वो -10 मीटर दूर है। बात समझ आई? लेकिन फॉर एग्जाम्पल कोई एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी है -10 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। या फिर जब आपने एरो बना दिया तो ये नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में, और इसकी जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्टेटमेंट आपके लिए हो जाएगा ट्रू स्टेटमेंट। आई बात समझ में? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे, कॉन्सेप्चुअल सवाल थे, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। नहीं, उस टाइम अगर स्ट्राइक नहीं किया तो मेरे समझाने के बाद समझ आए होंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सवालों का जो कि न्यूमेरिकल्स है उनका सिलसिला स्टार्ट करते हैं। बड़े ध्यान से देखना, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आराम से एक एक चीज समझेंगे। बात समझ आई? चलिए देखते हैं। पहला सवाल हमारा न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है? पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम एज x equals to 2t square plus 3t plus 4 meter. Find the magnitude of the following. Velocity at t equals to 5 second. Velocity in 5 second. सोचिए और जवाब दीजिए जब तक मैं पानी पी लेता हूं। चलिए स्टार्ट करें। देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहली बात, ये जो स्टेटमेंट है पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम एज, क्या बोला है कि पोजीशन का जो फंक्शन है टाइम के साथ वो मुझे दे रखा है 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। मतलब अगर मैं टाइम की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो पोजीशन आ जाएगी 4 मीटर। टाइम की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9। तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल था, x इक्वल्स टू 9 मीटर पे। तो इस तरीके से जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पोजीशन भी चेंज होती जाएगी। तो इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया कि पोजीशन टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है। मुझसे पूछा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड एंड वेलोसिटी इन 5 सेकेंड। मुझसे ये बात पूछा है। तो यहां पे जो नोट करने वाली बात है वो ये दो टर्म्स है, एक है एट और एक है इन। हमेशा ध्यान रखना एट का मतलब क्या हुआ। जस्ट अ सेकेंड, यस। एट का मतलब क्या होता है? एट का मतलब होता है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो जहां कहीं पे एट शब्द सुनाई दे, इतना सा वर्ड सुनाई दे, इसका मतलब ये हुआ कि वो इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है।
तो एट का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस और इनका जो मतलब होता है वो होता है एवरेज। इनका मतलब होता है एवरेज, कि वो एवरेज की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी इन वर्ड यूज होता है तो वो बात कर रहा है बेसिकली उन 5 सेकंड के अंदर, मतलब एक फाइनाइट टाइम इंटरवल है। एट का मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात बताओ। तो ये बात समझ आई कि एट का मतलब इंस्टेंटेनियस, इनका मतलब एवरेज। चलिए इतनी बात समझ आती है। तो मुझे दे रखा है पोजीशन और मुझे निकालनी है वेलोसिटी। पोजीशन का मतलब जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी वैसे वैसे मेरा डिस्प्लेसमेंट आएगा पिक्चर में। तो क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। तो बेसिक सा फंडा, अगर मुझे इंस्टेंटेनियस निकालनी है तो क्या मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इंस्टेंटेनियस में एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात हो रही होती है और इंस्टेंट पे बात हो रही होती है तो डेल्टा कन्वर्ट हो जाता है डी के अंदर। तो क्या इससे मेरे पास वेलोसिटी का फंक्शन आ जाएगा? चलिए अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वो कितना हो जाएगा 4t प्लस 3। ये मेरे पास आ गई वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना आया 4t प्लस 3। कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा। अब ये मुझे क्या बता रहा है कि किसी भी टाइम इंटरवल पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, मुझे ये बात बता रहा है। चलिए अब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मेरे पास आ गया। अब मुझसे ये नहीं पूछा है, मुझसे पूछा है कि 5 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो 5 सेकंड पे पूछी है, तो 5 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी, तो यहां पे मैं t की वैल्यू पुट कर दूंगा 5। तो ये हो जाएगा 5 4 20, 20 प्लस 3 23 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर निकल के आ जाएगा 23 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं हमारे दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट की हम बात करते हैं तो वहां पे मुझसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी इन 5 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी इन 5 सेकेंड कोई आपको स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि कौन से 5 सेकेंड। तो जब भी आपको स्पेसिफाई नहीं कर रखा होगा तो आप बात करोगे इनिशियल 0 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड तक। चलिए तो एवरेज वेलोसिटी मुझसे पूछा है, तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो मुझे पता है। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो मुझे पता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। चलिए फाइनल पोजीशन कितनी है x5। फाइनल पोजीशन है मतलब 5 सेकंड पे पोजीशन कितनी है। 5 सेकंड पे जब पोजीशन निकालने जाऊंगा तो 2 इंटू टी की वैल्यू 5 पुट करूंगा प्लस 3 इंटू 5 प्लस 4। तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 इज 50 प्लस 15 प्लस 4। तो ये हो जाएगा 65, 65 प्लस 4 69 मीटर। और इनिशियल पोजीशन क्या है, मतलब 0 सेकंड पे पोजीशन क्या है, तो t की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये 0 तो ये आ जाएगा 4 मीटर। 0 सेकंड पे पोजीशन आ गई 4 मीटर। तो अभी तो सिर्फ पोजीशन आई है। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल है 69 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 65 मीटर।
और डिस्प्लेसमेंट आ गया 65 मीटर, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टाइम मेरे पास है 5 सेकेंड, तो 5 1 जा, एक इधर गया 3 जा, तो एवरेज वेलोसिटी निकल के आएगी 13 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा जो दूसरा पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो बेसिक सा फंडा जो हमने इसमें सीखा वो ये था कि एट पे पूछे, एट का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस और इन का मतलब होता है एवरेज। इंस्टेंटेनियस के लिए जो भी मेरे पास पोजीशन दे रखी है उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मेरे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, और एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट क्या वेलोसिटी रहेगी, मतलब 5 सेकंड पे पूछा है तो टी की वैल्यू 5 पुट कर दूंगा तो मेरे पास पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी आ जाएगी। एवरेज के लिए जो हमारा रामबाण है हम वही यूज करेंगे। एवरेज क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन मतलब 5 सेकंड पे, तो ये पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है तो इसमें 5 पुट कर दूंगा। सो 5 पुट करने के बाद फाइनल पोजीशन आई 69 मीटर। इनिशियल पोजीशन में 0 t इक्वल टू 0 सेकंड पे लेके चलूंगा, तो 0 पुट करूंगा तो मेरे पास पोजीशन आएगी 4 मीटर। तो फाइनल माइनस इनिशियल निकल के आएगा 65 और एवरेज वेलोसिटी निकल के आएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 13 मीटर पर सेकंड। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। The position of an object moving along a straight line is given by, again मेरे पास position as a function of time दे रखा है और वो क्या दे रखा है? s is equals to t square plus 6t plus 3. Here s is in meter and t is in second. ठीक है, calculate velocity at 1 second and 4 second. एक मैं कर लेता हूं, एक आप कर लेना, बात समझे। अगेन मेरे पास जो टर्म यूज हुआ है वो है एट। टर्म जो यूज हो रहा है यहां पे वो है एट। एट का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस जब भी आए तो इसका मतलब मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलिए तो डिफरेंशिएट करूंगा ds बाय dt, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, इसका कितना हो जाएगा 2t। डिफरेंशिएशन आता है ना, जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन डिटेल में बताया है, वहां जाके देख लो। चलिए ds बाई dt ये कितना हो जाएगा? t स्क्वायर का 2t, 6t का 6, 3 का 0। ds बाई dt ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये कितनी आई? 2t प्लस 6। मतलब किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रहेगा वो हम इससे निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। चलिए तो 2t प्लस 6 मुझसे पूछा है t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे, तो वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड कितना हो जाएगा? t की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, सब मैं करूंगा क्या? एक दो क्वेश्चन आप भी सवाल को सॉल्व करोगे, लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सॉल्व करेंगे और एक सवाल आपको होमवर्क के लिए मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगेन पोजीशन आपको सेम ही दे रखी है, s इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 3 और मुझसे पूछा है स्पीड। वेलोसिटी का खेल हो गया है ना। जब तक आपसे वेलोसिटी पूछे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्पीड में भी एट वाला आए तब तक आप नॉर्मली सवाल को सॉल्व कर सकते हो, आगे और सवाल आएंगे है ना। तो अभी तक तो हमको घबराने की कोई बात नहीं है। मुझसे पूछा है स्पीड एट। स्पीड एट का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मुझसे पूछी है और पोजीशन तो वो की वही है। पोजीशन वो की वही है, तो जब मैंने पिछले वाले सवाल में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली थी तो क्या यही इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा? बात समझ आ रही है? क्यों? बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब t का फंक्शन सेम है
तो क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो आई उसका जो मैग्नीट्यूड निकल के आया क्या वही इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा? तो यहाँ पे एट पूछा है तो इसका आंसर अगेन मेरे पास हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड और इसका आंसर वही होगा जो आप पिछले सवाल में सॉल्व करेंगे। बात समझ आई? चमकी बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगेन पोजीशन मेरे पास वो की वो ही है, टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 3 और मुझसे पूछा है वेलोसिटी इन, यहां पे है इन, वेलोसिटी इन, यहां पे इन का मतलब एवरेज, इन का मतलब एवरेज, एट का मतलब इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज वेलोसिटी पूछी है इन 1 सेकेंड। चलिए पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का रामबाण तो वही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं क्या करूंगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर दूंगा। ये फॉर्मूला याद है, अलग से डिराइव करवाया था, तो वो यहां पे काम आता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। 1 सेकेंड पे पूछा है तो इसका मतलब 1 माइनस 0। चलिए सबसे पहले यहां पे s की वैल्यू 1 पुट करते हैं या फिर अलग अलग निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले 1 सेकेंड पे पोजीशन देखते हैं, 1 सेकेंड पे पोजीशन क्या होगी, 1 सेकेंड पे पोजीशन होगी, t की वैल्यू 1 पुट करो तो 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 6 प्लस 3, तो ये आएगा 10 मीटर। ठीक है, फिर 0 सेकेंड पे पोजीशन अगर मैं देखूं, 0 सेकेंड पे पोजीशन होगी, t की वैल्यू 0 पुट करो तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 6 इंटू 0 अगेन 0 प्लस 3, तो 0 सेकेंड पे पोजीशन होगी 3 मीटर। तो मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा वो आएगा फाइनल पोजीशन, मतलब 1 सेकेंड पे जो पोजीशन होगी माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब 0 सेकेंड पे जो पोजीशन होगी। फाइनल पोजीशन कितने निकल के आई, 10 मीटर, इनिशियल पोजीशन कितने निकल के आई, 3 मीटर। तो फाइनल पोजीशन आई 10, इनिशियल पोजीशन 3, जो मेरा डिस्प्लेसमेंट निकल के आया वो आया 7 मीटर। अरे ये समझ में तो आ रहा है ना, बेसिक सा फंडा। अगर आप इसको ड्रॉ भी करो तो ये 0, ये 3 और फाइनल 10, यहां पे इनिशियली था, यहां पे फाइनली आया, तो डिस्प्लेसमेंट 7 ही आएगा ना। फाइनल माइनस इनिशियल इज माय डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज माय डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा निकल के आया 7 मीटर। और अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट विच इज 7 और टोटल टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी मेरे पास कितनी निकल के आ जाएगी, 7 मीटर पर सेकेंड। बात समझ रहा है? तो इसका आंसर आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। और ये इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगेन पोजीशन वो की वो ही है, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 3 और आपसे पूछा है स्पीड इन, तो वेलोसिटी एट, वेलोसिटी इन, स्पीड एट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपसे पूछे स्पीड इन, मतलब एवरेज स्पीड पूछी है, एवरेज स्पीड पूछी है, तो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, पाथ निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब तक हम क्या कर रहे थे, बिना पाथ को जाने फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन से सारी चीजें निकाल रहे थे। क्यों? क्योंकि जब इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात आई तो हमने उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से रिलेट किया और उसको वैसे सॉल्व कर लिया।
लेकिन जब एवरेज स्पीड की बात आई तो मुझे टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा इसका मतलब क्या होगा कि वो पाथ निकालना पड़ेगा जिससे बॉडी जा रही है। बात समझ आए? इतनी बात चमकी। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि यहां पे है वो ये है कि स्पीड निकालनी है, इसका मतलब क्या होगा कि पाथ क्या होगा वो मुझे निकालना है। ठीक है, पाथ निकालना है। मुझे क्या दे रखा है? पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब एक बात समझो कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, इसका मतलब कि अगर वो बॉडी अपना पाथ चेंज करेगी, मतलब कि फॉर एग्जांपल ये कोई स्ट्रेट लाइन पाथ है और इसके ऊपर ये कोई बॉडी मूव कर रही है। अब स्ट्रेट लाइन मोशन है तो या तो बॉडी इधर जा सकती है और या बॉडी इधर जा सकती है। तो अगर बॉडी इनिशियली ऐसे मूव कर रही है और इसको अपना पाथ चेंज करना है, वन डायमेंशन मोशन की बात कर रहे हैं, टू डायमेंशन में चीजें अलग होती है, यहां पे वन डायमेंशन ही बोला है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बोले तो वन डायमेंशन बातें हो रही है। तो अगर इसको अपना पाथ चेंज करना है, फॉर एग्जांपल ये बॉडी स्ट्रेट गई स्ट्रेट गई स्ट्रेट गई, अगर इसको अपना पाथ चेंज करना है तो इसके पास सिर्फ इकलौता एक ऑप्शन है कि ये वापस इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाए। और इसको अपना पाथ चेंज करना है तो यहां पे जब ये वापस अपना डायरेक्शन चेंज करेगी, इसको अपनी वेलोसिटी को जीरो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, तो एकदम से पीछे नहीं आ सकती, पहले उसको अपनी स्पीड डिक्रीज करनी पड़ेगी, जीरो करनी पड़ेगी, और जीरो होने के बाद वो अपनी वापस पाथ चेंज करेगी। बात समझ आई कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, एकदम से वो पीछे नहीं आ सकती, उसको अपनी स्पीड को जीरो करना पड़ेगा, फिर वापस अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। जैसे आप गाड़ी भी चलाते हो, है ना, तो अगर आप स्ट्रेट लाइन में मूव करे, थोड़ा आगे निकल गए, वापस बैक लेना है तो आपको अपनी स्पीड जीरो करनी पड़ेगी, फिर रिवर्स गियर डालना पड़ेगा, फिर आपकी गाड़ी बैक आएगी। बात समझ आई? तो जब भी आपको पाथ निकालना है तो आपके दिमाग में ये बत्ती जल जानी चाहिए कि आपको बेसिकली वो पॉइंट निकालना है जहां पे स्पीड जीरो हो रही है। ठीक है, तो यहां पे स्पीड जीरो होगी या फिर वेलोसिटी जीरो होगी। तो क्या मैं इस इक्वेशन से वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल सकता हूं? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होता है? ds बाय dt। ds बाई dt तो ये कितना हो जाएगा? 2t प्लस 6, 2t प्लस 6। अब ये मुझे क्या बता रहा है कि किसी भी टाइम t पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी या फिर स्पीड क्या होगी। तो अगर मुझे किस टाइम पे वेलोसिटी या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या फिर स्पीड जीरो होगी ये निकालना है, तो क्या मुझे इसको जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा? जब मैं इसको जीरो के इक्वल पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 2t इज इक्वल टू -6, ये 6 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -6, तो t की वैल्यू आएगी -3 सेकेंड। t की वैल्यू आई -3 सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ? क्या टाइम कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है, बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो पिछले वाले केस में एवरेज वेलोसिटी आई थी 7 मीटर पर सेकेंड, तो इस वाले केस में भी एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी? एवरेज वेलोसिटी आएगी 7 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आया? 7 मीटर पर सेकेंड क्यों? बिकॉज व्हेन बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कितनी निकल के आएगी? 7 मीटर पर सेकेंड। और इसका आंसर जो हमारा पुराना पिछले वाले सवाल का जो आंसर होगा वही होगा, जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। बात चमकी। हमने अभी तक 4 इंपॉर्टेंट सवाल सॉल्व किए, चारों में इतनी अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको आई होगी कि कब इंस्टेंटेनियस पूछा है, कब एवरेज पूछा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड। बात समझ आई? चलिए
आगे बढ़ते हैं, एक दो कॉन्सेप्ट्स और सीखते हैं। क्या बोला है अगला सवाल, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय दिस। पोजीशन मुझे दे रखा है 2t² प्लस 4t। मुझसे पूछा है इसकी स्पीड एट 2 सेकेंड, इसकी स्पीड इन 2 सेकेंड। एट का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस और इनका मतलब होता है एवरेज। तो एट के लिए तो बेसिकली मैं वेलोसिटी निकाल लूंगा, वेलोसिटी निकालना मुझे आता है, पोजीशन दे रखा है तो वेलोसिटी निकालना मुझे आता है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। चलिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ds बाय dt। ये कितना हो जाएगा 4t, 2 आगे आ जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगी, प्लस 4। तो ये आ गई वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। मुझसे पूछा है 2 सेकंड पे, तो मैं पुट कर दूंगा 2 प्लस 4। तो ये कितना हो जाएगा 4 2 8, 8 प्लस 4 12 मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकंड पे। और क्या यही मेरा बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड? क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। चलिए, अब इसकी स्पीड निकालते हैं। इसकी स्पीड क्या बोला है, फाइंड इट्स स्पीड इन 2 सेकेंड। सबसे पहले स्पीड इन आया तो दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। दिमाग की बत्ती जली कि मुझे पाथ निकालना पड़ेगा, पाथ निकालना पड़ेगा। इसका मतलब सबसे पहले देखता हूं कि कहीं ना कहीं पे वेलोसिटी 0 हो रही है या नहीं हो रही है। सबसे पहली बात तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट मेरे पास जो निकल के आई वो आई 4t प्लस 4, 4t प्लस 4। इसको जब मैं 0 पुट करूंगा ये उधर जाएगा, तो 4t इज इक्वल टू -4। तो t की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी -1 सेकेंड, विच इज नॉट पॉसिबल। और ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी कहीं पे भी स्पीड 0 नहीं हो रही है और वो टर्निंग बैक नहीं हो रहा है। इसका मतलब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी निकाल लूंगा, वो एवरेज स्पीड के बराबर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन निकालनी पड़ेगी। फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन बोले तो कितने 2 सेकंड पे, मतलब 2 सेकंड पे फाइनल पोजीशन। तो यहां पे t की वैल्यू 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, 8 प्लस 8 16 मीटर। इनिशियल पोजीशन बोले तो 0 सेकंड पे, 0 सेकंड पे t की वैल्यू 0, ये भी 0, तो ये हो जाएगा 0। तो मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा वो आएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन विच इज इक्वल टू 16। और डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गया। इसके बाद मुझे निकालना है एवरेज वेलोसिटी। यहां निकाल लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो निकल के आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू 16, टोटल टाइम विच इज इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वही एवरेज स्पीड के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी कहीं पे भी टर्न ले ही नहीं रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो ये सवाल आपको सॉल्व करना आ गए होंगे, जहां पे आपको पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है और आपसे एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सारी बातें आपसे पूछी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। The velocity of an object moving along a straight line is given by 3t square plus 2t. Find position of a particle as a function of time। ये पहला पार्ट है, अभी बहुत सारे पार्ट सॉल्व करेंगे इसके। सोचिए इसके बारे में कैसे सॉल्व होगा, क्या होगी पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चलिए, पहला जो सेक्शन था वहां पे आपको पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा था और वेलोसिटी पूछी थी। यहां पे आपको
वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको क्या दे रखा है, 3t² प्लस 2t, और आपसे पूछा है पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का क्या मतलब हुआ कि जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट नहीं है। कैसे? जैसे t की वैल्यू 0 पुट करूं तो स्पीड आएगी मेरे पास 0 मीटर पर सेकेंड। t की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं, सो 3 + 2 विच इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड, और पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ। तो स्पीड कांस्टेंट नहीं है। अब स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो मैं ये बात डायरेक्टली नहीं लिख सकता कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, ये बात आपको पता है ना कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम सिर्फ तब लिखा जा सकता है जब मेरे पास स्पीड कांस्टेंट हो उस पर्टिकुलर इंटरवल में। चलिए, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके। पहला तरीका तो ये है कि v दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, v को मैं लिख सकता हूं ds/dt, और ये आ जाएगा 6t + 2। सॉरी, इसको तो सिर्फ ये लिखा है ना, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, 3t² + 2t, और ds इज इक्वल्स टू 3t² + 2t, और इस तरफ हो जाएगा dt। ये बात समझ आई? अच्छा, अगर आप गौर से देखो इस स्टेटमेंट को, तो ये क्या दे रखा है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये आपको दे रखा है। अब आपको सवाल में यह बात नहीं दे रखी है कि इनिशियल पोजीशन क्या है। जब इनिशियल पोजीशन आपको नहीं दे रखी है तो आप इनिशियल पोजीशन को ओरिजिन पे मानोगे, लेकिन दे रखी है तब केस कुछ और होगा। जब तक आपको यह बात नहीं दे रखी है कि इनिशियल पोजीशन क्या है, तब तक आप इनिशियल पोजीशन को ओरिजिन मानोगे। अच्छा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर यहां पे तो जो हमारे पास वेलोसिटी है वो कांस्टेंट ही नहीं है, तो आपने डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम कैसे लिख दिया? बात को समझो कि ये मेरे पास कोई नंबर लाइन है, लेट्स से t टाइम पे पार्टिकल यहां पे था और dt टाइम पे t + dt, मतलब dt टाइम इंटरवल के लिए पार्टिकल मूव किया, t + dt टाइम पे पार्टिकल यहां पे था, तो ये जो टाइम इंटरवल निकल के आया ये आया dt। ये जो dt टाइम इंटरवल है ये बहुत छोटा है, बहुत 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 छोटा है। और अगर ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, फॉर एग्जांपल t पे उसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड और t + dt पे है 5 मीटर पर सेकंड, है ना? सॉरी, t पे उसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, फॉर एग्जांपल t पे उसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। अब t से हल्का सा सेकंड, मतलब बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड अगर मैं लूं, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे, और उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि वहां पे मैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लगा सकता हूं? इसीलिए मैंने छोटे से टाइम इंटरवल dt के लिए इसको कांस्टेंट माना और ds इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लिख दिया। अब अगर मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है या फिर पोजीशन निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ऐसे छोटे छोटे टाइम इंटरवल को ऐड कर दूंगा। जब मैंने आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया था तब मैंने आपको एक बात बोली थी कि एक चीज को मल्टीपल सेक्शंस में तोड़ना और तोड़ के जोड़ना, इस ये जो काम होता है ये काम करता है इंटीग्रेशन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा दोनों साइड में। अब सवाल उठता है कि लिमिट क्या लगाऊं। जब यहां पे t की वैल्यू 0 थी तो पोजीशन क्या थी, लेट्स से s = 0। जब t की वैल्यू t हो गई तो पोजीशन लेट्स से s हो गई। बात समझ आई? तो ds का इंटीग्रेशन होता है s, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट s।
इसका इंटीग्रेशन करना है 3 तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है t³/3 प्लस 2 तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। t का इंटीग्रेशन होता है t²/2 और इसमें लिमिट लगेगी 0 से लेके t तक। ये 3 से ये 3 गया, ये 2 से ये 2 गया। अपर लिमिट आई एस, लोअर लिमिट तो -0, इट इज इक्वल्स टू अपर लिमिट आई t³ प्लस 2t² -0। सो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो मेरे पास निकल के आया वो आया t³ प्लस 2t², t³ प्लस 2t²। बात समझ आई? अच्छा, अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा, सर आपने इनिशियल पोजीशन 0 क्यों मानी? इनिशियल पोजीशन बेटा नहीं दे रखी है तब तक आप 0 ही मानोगे। अगर आप इसमें t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या इनिशियल पोजीशन 0 आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो ये मुझे बताएगा कि किसी भी टाइम इंटरवल पे पोजीशन क्या है। तो मेरे पास पोजीशन निकल के आ गई t³ प्लस 2t²। सॉरी 2 तो कट गया ना यार, माय मिस्टेक, 2 तो कट गया, यहां पे सिर्फ t² आएगा, t³ प्लस t²। बात समझ आई? चलिए अगला पार्ट देखते हैं। सवाल का अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट है डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, तो मेरे पास s जो निकल के आया, s निकल के आया पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल के आया t³ प्लस t²। इसके बाद तो अपन को कैसे ही खिलाओ, अपन सब कुछ खिल के आ चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट इन पूछा है, इन का मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा s2 माइनस s0, माय मिस्टेक, s0। s2 की वैल्यू पुट करो, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, ये तो आया s2 माइनस 0 पे तो वो 0 ही है। तो ये कितना हो गया? 2 का क्यूब 8 प्लस 4, ये हो गया 12 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आएगा? 12 मीटर। चलिए अगली बात, मुझसे पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड। स्पीड इन पूछे या डिस्टेंस इन पूछे, हमारे दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पूछा है, इसका मतलब पाथ निकालना पड़ेगा। पाथ के लिए मुझे वो पॉइंट निकालना पड़ेगा जहां पे वेलोसिटी 0 हो रही है, या फिर ये बात चेक करनी पड़ेगी कि वेलोसिटी 0 हो रही है या नहीं हो रही है। चलिए सबसे पहली बात, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मेरे पास ऑलरेडी दे रखा है, विच इज 3t² प्लस 2t। ठीक है, तो इसको जब मैं 0 पुट करूंगा तो यहां से t कॉमन ले लो, 3t प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यू एक तो 0 सेकेंड पे, मतलब जब वो स्टार्ट हुआ तब उसकी वेलोसिटी 0 रही होगी, या फिर 3t प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो t की वैल्यू आएगी -2/3। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। t इक्वल्स टू 0 मतलब इनिशियल पॉइंट पे, मतलब जब से वो स्टार्ट हुआ उसके बाद उसकी वेलोसिटी कभी 0 हुई नहीं, और वेलोसिटी कभी 0 नहीं हुई तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेरे पास निकल के आया 12 मीटर, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा? 12 मीटर। बात समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है स्पीड एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। मेरे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है 3t² प्लस 2t, और मुझसे पूछा है स्पीड एट 2 सेकेंड। स्पीड एट 2 सेकेंड, एट का मतलब इंस्टेंटेनियस। तो सिंपल सी बात, इसमें अगर मैं t की वैल्यू 2 पुट कर दूंगा तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब तो ये बातें आपको चमकने लग गई होगी। सो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा?
16 मीटर पर सेकेंड। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 प्लस 4 16 मीटर पर सेकेंड स्पीड आएगी एट 2 सेकेंड। चलिए अगला सवाल, वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, यही तो है 16 मीटर पर सेकेंड। देखा कैसे हलवा सवाल लग रहे हैं अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो। चलिए अगला सवाल देखते हैं, स्पीड इन 2 सेकेंड। अगेन दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि स्पीड इन आया, इसका मतलब मुझे वो पॉइंट निकालना है जहां पे वेलोसिटी 0 हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैंने अभी देखा कि वेलोसिटी कहीं पे भी 0 नहीं हो रही है, बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। इसका मतलब मैं वेलोसिटी निकाल लूंगा 2 सेकेंड में। वेलोसिटी 2 सेकेंड में निकालने के लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी निकाला था, कहां निकाला था, इससे पहले वाले सवाल में, ये रहा। डिस्प्लेसमेंट मेरा आया था 12 मीटर। तो स्पीड इन 2 सेकेंड के लिए मैं वेलोसिटी निकाल लूंगा। वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आया था 12 और टाइम लगा 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर होगा, तो एवरेज स्पीड भी इतनी ही होगी, विच इज आवर 6 मीटर पर सेकेंड। और एट लास्ट हमसे पूछा है वेलोसिटी इन 2 सेकेंड विच इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। बेसिकली ए टू जेड जितने सवाल वो आपसे पूछ सकता था ना, सब कुछ आ गए इसमें, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बात समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और वैरायटी देखते हैं सवाल की। वैरायटी आई सवाल की, क्या बोला है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम 2,0। बात समझ आई कि पिछले वाले सवाल में आपको नहीं दे रखा था कि पार्टिकल स्टार्ट कहां से हो रहा है, यहां पे दे रखा है पार्टिकल स्टार्ट कहां से हो रहा है, तो आपको सवाल में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या बोला है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम 2,0 एंड मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी 6t + 2। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको दे रखा है 6t + 2, ठीक है। और पार्टिकल की जो इनिशियल पोजीशन है वो दे रखी है 2,0, ठीक है। तो मुझसे पहला सवाल जो पूछा है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। सिंपल सी बात, मुझे पता है v को मैं लिख सकता हूं ds/dt, इट इज इक्वल्स टू 6t + 2। ये dt इधर जाएगा, सो ds इज इक्वल्स टू 6t + 2 इंटू dt। अगेन छोटे से टाइम इंटरवल में ये वेलोसिटी रहेगी, तो ये डिस्प्लेसमेंट आएगा। ऐसे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को ऐड करूंगा तो मेरे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा या फिर टोटल पोजीशन आ जाएगी। t = 0 पे, पहले हमने यहां पे 0 लिखा था, अब कितना लिखेंगे, क्योंकि दे रखा है तो s की वैल्यू 2 दे रखी है, तो t = t पे s क्या होगा, मुझसे ये पूछा है। चलिए ds का इंटीग्रेशन s, लिमिट 2 से लेके s तक, इट इज इक्वल्स टू 6, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। t का इंटीग्रेशन होता है t² / 2 प्लस 2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है t, लिमिट आएगी 0 से लेके t तक। चलिए अब बात करते हैं, अपर लिमिट है s -2, इट इज इक्वल्स टू, ये 2 1 3t² + 2t। देखो s - 2 ये क्या है, ये मेरे पास निकल के आया डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि ये मेरी फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट, और ये जो s है ये मुझे बताएगी किसी भी टाइम t पे पोजीशन। सो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आएगा मेरे पास निकल के, 3t² + 2t, ये -2 इधर जाएगा तो +2। ये बात समझ में आई जो मैंने बोली अभी कि s - 2 ये पूरी क्वांटिटी मुझे बता रही है डिस्प्लेसमेंट,
और एस मुझे बता रहा है, क्या बता रहा है, पोजीशन। क्यों? क्योंकि ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन दैट इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज माय फाइनल पोजीशन एट एनी टाइम t, तो वो निकल के आया 3t² प्लस 2t प्लस 2। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक आई थिंक नहीं हुई है, हुई हो तो देख लेना, बाकी कॉन्सेप्ट यही रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड, या तो यहां से निकाल लो या यहां से निकाल लो, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड आ जाएगा, कितना है, 3t² प्लस 2t, 3t² प्लस 2t, तो t की वैल्यू 2 पुट करो तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 प्लस 4 16 मीटर। बात समझ आई? सर हमको तो ये तो समझ में नहीं आया, ऐसे करके बताओ। ऐसे कर लेते हैं ऑल्टरनेट मेथड। ऑल्टरनेट में क्या है, फाइनल पोजीशन, मतलब 2 पे पोजीशन निकाल लो। 2 पे 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2, तो ये कितना होगा, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 2 दैट इज 18 मीटर। S0 इनिशियल मतलब t की वैल्यू 0 0 0, ये कितना हो जाएगा 2, तो अगेन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 18 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 16 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आएगा 16 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकंड, डिस्टेंस की बात आ गई, इसका मतलब मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरे पास कहीं ना कहीं पे वेलोसिटी 0 हो रही है या नहीं हो रही है। चलो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मुझे दे रखा है 6t प्लस 2, तो इसको जब मैं 0 पुट करूंगा तो 6t इज इक्वल्स टू माइनस 2, तो t की वैल्यू आ जाएगी -2/6 विच इज इक्वल्स टू -1/3, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता और पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विदाउट टर्निंग बैक, और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम ही होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास निकल के आया था 16 मीटर, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी कितना आ जाएगा 16 मीटर। चलिए अगला है स्पीड एट 2 सेकंड। तो सिंपल सी बात, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको दे रखा है 6t प्लस 2, तो वेलोसिटी दे रखी है, अगेन दोनों सेम ही होंगे, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, 2 पुट कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 6 2 12 प्लस 2 14 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड एट 2 सेकंड हो जाएगी 14 मीटर पर सेकंड। अगेन एवरेज स्पीड इन 2 सेकंड। नेक्स्ट जो मुझसे सवाल पूछा है वो पूछा है एवरेज स्पीड इन 2 सेकंड। एवरेज स्पीड मतलब डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट मेरे पास जो निकल के आया था वो आया था 16 मीटर, तो एवरेज स्पीड मुझसे पूछा है विच इज 16 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम विच इज 2 सेकंड, तो ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज माय स्पीड, या फिर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों ही सेम होगी। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 8 मीटर पर सेकंड। अब कुछ सवाल जो कि इसमें नहीं है, कुछ सवाल जो कि इसमें नहीं है वो ये है कि सबसे पहला सवाल जो कि इसमें नहीं है वो है वेलोसिटी एट 2 सेकंड, सेम ही रहेगी। अगला सवाल जो इसमें नहीं है वो है एवरेज वेलोसिटी इन 2 सेकंड, वो भी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। The velocity of an object moving along a straight line is given by 2t minus 6. Find position of a particle as a function of time. सोचिए और जवाब दीजिए फटाफट। सोचो सोचो, क्या वो शेर है चादर ओढ़े या खड़ा कोई। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये सवाल पुराने सवालों के जैसा ही है? अगर
उसके जैसा ही होता तो वापस क्यों करवाता, है ना। चलिए देखते हैं सबसे पहली बात क्या बोल रखा है। मुझे दे रखा है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विच इज इक्वल्स टू 2t-6। पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फटाफट लिखना स्टार्ट करते हैं। इसको लिखेंगे ds/dt इट इज इक्वल्स टू 2t-6 ds 2t-6 इंटू dt। इंटीग्रेट करेंगे t की वैल्यू 0, कुछ नहीं दे रखा तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन 0, फाइनल टाइम t, फाइनल पोजीशन s, तो s 0 से लेके s तक 2, t का इंटीग्रेशन t²/2 माइनस 6t, और जो लिमिट लगेगी वो लगेगी 0 से लेके t तक। s -0 को लिखने की जरूरत नहीं है, ये 2 से ये 2 गया, अपर लिमिट लगेगी t² माइनस 6t, -0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो निकल के आएगा वो आएगा t² माइनस 6t। चलिए अगला सवाल। सर अभी तक तो सेम ही लग रहा था, अभी तक लग रहा था ना, अब देखो। चलिए अगला सवाल क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड निकाल सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। मेरे पास पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आया t² माइनस 6t, s जो निकल के आया वो आया t² माइनस 6t। मुझसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सबसे पहले मुझे 5 सेकंड पे पूछा है, तो फाइनल पोजीशन निकालनी पड़ेगी, मतलब 5 सेकंड पे। यहां पे 5 पुट करो, 5 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 इंटू 5 30, तो जो पोजीशन निकल के आई वो निकल के आई -5 मीटर। चलिए 0 सेकंड पे देखते हैं इनिशियल पोजीशन क्या निकल के आई। t की वैल्यू 0 पुट करो तो ये 0 आ गया। तो मुझसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इज माय फाइनल पोजीशन विच इज इक्वल्स टू 5 सेकंड पे माइनस इनिशियल पोजीशन विच इज इक्वल्स टू 0 सेकंड पे। 5 सेकंड पे पोजीशन है -5 मीटर, तो ये हो जाएगा -5 माइनस 0, तो ये आ जाएगा -5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट होगा -5 मीटर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड, अब होगा तांडव। चलिए देखते हैं क्या सीन है। अच्छा मैंने आपको एक बात बता दी, जब भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड या फिर स्पीड जो कि स्केलर क्वांटिटी होती है, इनके अंदर इन आए तो आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, इसका मतलब मुझे पाथ निकालना है। पाथ निकालना है इसका मतलब मुझे वो पॉइंट निकालना है। सबसे पहले चेक करना है कि वेलोसिटी कहीं ना कहीं पे 0 हो रही है या नहीं हो रही है। अगर कहीं ना कहीं पे 0 हो रही है तो मुझे वो पॉइंट निकालना है जहां पे वेलोसिटी 0 हो रही है। चलिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड, इसका मतलब क्या होगा कि सबसे पहले मुझे पाथ निकालना है। सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि वेलोसिटी कहीं ना कहीं पे 0 हो रही है या नहीं हो रही है। चलिए वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मुझे दे रखा है, क्या दे रखा है, 2t-6। 2t-6 अगर मैं इसको 0 पुट करता हूं तो यहां से जो t की वैल्यू निकल के आती है वो आती है 6/2 विच इज इक्वल टू 3 सेकेंड। इस बार टाइम की वैल्यू नेगेटिव नहीं आई, इसका मतलब कि पार्टिकल 3 सेकेंड पे पलटी मारेगा। बात समझ आई कि पार्टिकल 3 सेकेंड पे पलटी मारेगा। अगर मैं 0 सेकेंड पे बात करूं तो पोजीशन है 0, 5 सेकेंड पे बात करूं तो पोजीशन है -5। चलिए अगर मैं t इक्वल्स टू 0 पे बात करूं तो वेलोसिटी है -6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं तो बेसिक सा फंडा t इक्वल्स टू 0 पे, ये मैं बात कर रहा हूं t इक्वल्स टू 0 पे, इसकी पोजीशन है 0, तो मतलब ये ओरिजिन पे खड़ा है।
मतलब ये ओरिजिन पे खड़ा है। इसकी वेलोसिटी है, टी की वैल्यू 0 पुट करो, ये 0 -6 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब t इक्वल्स टू 0 पे ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे देखते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। s ऑफ 3, चलिए पोजीशन क्या दे रखी है ये, तो 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू टी विच इज 6 इंटू 3, 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 18 तो -9 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 0 से चला और जब वैल्यू -9 मीटर होगी तब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से वो 6 मीटर पर सेकंड चला नेगेटिव डायरेक्शन में, -9 मीटर पे वेलोसिटी को 0 किया और यहां से यूं चल के पलट के आया। जब t की वैल्यू 5 सेकंड हुई तब वो यहां पे -5 पे खड़ा था, तो उसका पाथ कुछ इस तरीके से था। बात समझ आई? बात चमकी किस तरीके से सवाल को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले ये चेक करोगे कि वेलोसिटी कहीं ना कहीं पे 0 हो रही है या नहीं हो रही है। यहां पे हो रही है 3 सेकंड पे। उसके बाद आप चेक करोगे कि t इक्वल्स टू 0 पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है। तो हमने t इक्वल्स टू 0 यहां पे पुट किया, कहां गई वेलोसिटी, ये रही। यहां पे t इक्वल्स टू 0 पुट किया तो निकल के आया -6 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब वो नेगेटिव डायरेक्शन में चला 6 मीटर पर सेकंड पे। फिर हमने चेक किया कि t इक्वल्स टू 3 पे वो किस पोजीशन पे था, तो वो -9 मीटर पे था। इसका मतलब वो यहां से यूं चला होगा, यहां पे वेलोसिटी को 0 किया होगा और t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे वो यहां पे होगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए अब तो हमारे लिए हमारे पास पाथ पता पड़ गया, सब कुछ चुटकियों का खेल है। मुझसे क्या पूछा है अगला सवाल, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब इस पाथ की लेंथ निकालनी है। ये लेंथ हुई 9 मीटर, ये लेंथ कितनी हुई, ये जो लेंथ हुई, लेट्स चेंज द कलर, आ जा भाई, ये लेंथ है मेरे पास 9 मीटर और ये 9 है, ये 5 है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 मीटर। तो मेरे पास जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा वो 9 मीटर प्लस 4 मीटर विच इज इक्वल्स टू 13 मीटर। किसी के मन में ये ख्याल तो नहीं आ रहा नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव लिखो। बेटा यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 13 मीटर। बहुत ही बढ़िया सवाल, आपको आना चाहिए। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, स्पीड एट 5 सेकंड। स्पीड तो बेटा हम निकाल ही सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मुझे पता है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है 2t-6 और एट पूछा है, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यहां पे t की वैल्यू 5 पुट कर दूंगा, -6 is equals to 5 2 10, 10 minus 6 is 4 मीटर पर सेकेंड। इससे आप क्या बात निकाल सकते हो कि वो 0 से चला -9 पे आया, जब वो -5 पे था तब वो इस डायरेक्शन में जा रहा था और उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 4 मीटर पर सेकेंड। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव है, इसका मतलब 4 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी थी। चलिए नेक्स्ट है वेलोसिटी एट 5 सेकंड, सेम ही रहेगी 4 मीटर पर सेकंड। चलिए अगला सवाल देखते हैं, स्पीड इन 5 सेकंड। स्पीड इन 5 सेकंड बेसिक सा फंडा, स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो निकल के आया था वो निकल के आया था, कितना आया था, 13 मीटर। टोटल डिस्टेंस स्पीड जो होता है, इन बोला है, एवरेज पूछा है, तो एवरेज स्पीड is equals to total distance divided by total time। डिस्टेंस ट्रेवल्ड मेरे पास निकल के आया 13 मीटर, 0 से लेके 9 गया, 9 से वापस
4 आया, 9 + 4 13 और टाइम लगाया 5, तो ये हो जाएगा 13/5 मीटर पर सेकेंड। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, कितना हो जाएगा 2.6 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड इन 5 सेकेंड आ जाएगी 2.6 मीटर पर सेकेंड। लास्ट सवाल है वेलोसिटी इन 5 सेकेंड। यहां पे दोनों अलग अलग आएंगे, क्यों? क्योंकि बॉडी पलटी मार रही है। तो एवरेज इन बोला है, मतलब एवरेज वेलोसिटी पूछी है, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितना निकल के आया था पार्टिकल का, अगर आप मोशन देखो तो 0 पे यहां से -9 आया, फाइनली -5 पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा -5, तो -5 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टाइम लगा 5, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी -1 मीटर पर सेकेंड, -1 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हमने हर तरीके का सवाल सॉल्व किया, हर तरीके के सवाल पे पीएचडी की, चाहे वो पलटी मार रहा हो या बिना पलटी मार रहा हो, किसी भी तरीके का सवाल हमने सॉल्व किया। अगला सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये सवाल आप नोट कर लीजिए और इस सवाल के सॉल्यूशन आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी भेज सकते हैं और इस सवाल के जो आंसर्स है वो आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है स्पीड और वेलोसिटी। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन या फिर चेंज इन वेलोसिटी। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।